आपके ये तीन चीजें आपको किलर है, आपको पढ़ने नहीं देंगे, आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर देंगे। ड्रॉपर का टाइम किसमें जाना चाहिए? इंप्रूव करने। आप स्टार्ट जीरो से नहीं कर रहे हो। जो जीरो से स्टार्ट करेगा वो तो पहले सीखेगा कि रे ऑप्टिक्स वर्ड क्या है, वो पहले सीखेगा चीजें कि मिरर फॉर्मूला क्या है। सर नवंबर आ गया, अभी जेई क्रैक हो सकता है। हेलो बच्चों, तो मैं लेके आया हूं आपके लिए इस साल कंप्लीट रोड मैप आपके लिए, क्योंकि आप ड्रॉपर स्टूडेंट्स हो तो आपको मालूम होगा कि आप भरे रहते हो सेल्फ डाउट से। आपका आधा साल जब बर्बाद हो जाता है तो आपको लगता है कि अब क्या करें, मैं तो ज्यादा कुछ सीखा ही नहीं, मेरा तो अभी सिलेबस बचा हुआ है, मुझे तो बहुत कुछ करना है। ये आपके सारे डाउट्स आपको परेशान कर लेते हैं और आपको जब एक्शन लेना चाहिए तब आप सोचने में और ओवर थिंकिंग में चला जाता है आपका टाइम। तो हम आपको बताएंगे इसमें कि कैसे हम अभी भी जेई को क्रैक कर सकते हैं। जेई आपकी ओवर थिंकिंग से नहीं, आपके एक्शन से क्रैक होगा। आपको एक्शंस लेने हैं। तो सबसे पहले देखें कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो जेई के स्टूडेंट्स फेस करते हैं, कौन सी चीज आपको पढ़ने नहीं देती। तो मैं अगर देखूं तो सबसे पहले ये तीन चीजों पर ध्यान दो। आपकी ये तीन चीजें आपको किलर है, आपको पढ़ने नहीं देंगे, आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर देंगे। सबसे पहले देखें तो प्रेशर, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होता है कि वो 2 साल का सिलेबस हमें 1 साल में करना है। तो अगर 2 साल का सिलेबस हमें 1 साल में करना है तो स्टार्टिंग से ही वो प्रेशर आपके ऊपर आने लगता है। वो प्रेशर आपको पढ़ने नहीं देगा। आपको ये काम ज्यादा दिख रहा होता है कि मुझे क्या नहीं आता, उसके बजाय इसके कि मैंने कितना कर लिया। आपको ये जरूर दिख रहा होता है कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये भी करना है, पूरा 11th बाकी है, 11th की मैकेनिक्स बाकी है, मैंने 11th की मैकेनिक्स नहीं पढ़ी, पूरा 11th मुझे नहीं आता, 12th भी आता है लेकिन मैंने तो बोर्ड लाइक पढ़ा था। तो वो चीजें आपके माइंड में इतनी फेम हो जाती हैं कि आप एक्शन लेने के बजाय ओवर थिंकिंग करने लगते हो। तो पहली चीज जिससे सबसे ज्यादा ड्रॉपर के बच्चे सफर करते हैं वो है उनकी ओवर थिंकिंग। तो हम सीखेंगे कि ओवर थिंकिंग से कैसे ओवरकम करना है हमको। हमें अगर सक्सेस चाहिए तो ओवर थिंकिंग को हटाना पड़ेगा, पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आती है, तो अगर हम देखें तो कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे होता है माइंड में कि ये आएगा कि मैं तो 1 साल में ही करना चाह रहा हूं, फ्रेशर्स जो हैं जो 12th क्लास में हैं उन्हें तो 2 साल का टाइम मिला था, वो 2 साल में करेंगे। तो आपके अंदर कंपैरिजन आ जाता है। सिर्फ कंपैरिजन इसी में नहीं, कंपैरिजन ये भी आता है कि सर क्लास में एक बच्चा, क्योंकि वो पहले से तैयारी करके आया है, तो वो आंसर बहुत जल्दी दे देगा, ये लगेगा कि सर मेरे से तो आंसर ही नहीं आ रहा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। ये जो कंपैरिजन आ रहा है वो आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेने से, पढ़ने से पीछे खींचता है। एक और लास्ट चीज जो है वो है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट कैसे कि जब आपने ड्रॉप लिया था तब आप हो सकता है 100% श्योर हो कि अच्छा मैं ड्रॉप ले रहा हूं, मैं कुछ करके ही आऊंगा। क्योंकि आपने जब ड्रॉप लिया होगा तो आपके माइंड में 100% ये होगा कि मैं ड्रॉप तभी ले रहा हूं। ड्रॉप बच्चा ऐसे नहीं लेता। ड्रॉप लेते टाइम पे आप डिटरमाइंड होते हो कि मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगा, तभी ड्रॉप लिया है। नहीं तो आप कॉलेज ले सकते थे, कोई भी आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते थे, आपको कोई और कॉलेज भी मिल रही थी। आपने ड्रॉप किस लिए लिया? क्योंकि आप करके दिखाना चाहते थे, आप इंप्रूवमेंट करके दिखाना चाहते थे कि जो मैं अभी इस साल जेई में रैंक लेके आया हूं उससे मेरी कैपेबिलिटी कई एक गुना ज्यादा है, मैं उससे कई एक गुना ज्यादा कर सकता हूं। तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस था क्योंकि आप कर सकते थे, आपके पास एक डिटर्मिनेशन थी, आपको अपनी कैपेबिलिटीज मालूम थी। लेकिन जैसे ही आपने ड्रॉप लिया, पढ़ना शुरू किया, एक बार सिलेबस शुरू हुआ तो आप कई बार पेस को नहीं पकड़ पाए। कई बार लगा कि अच्छा बहुत फास्ट चल रहा है, फिजिक्स को समझने में तो टाइम लग रहा है, मुझे फिजिक्स के क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। सर तो बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, सर का काम तो बस सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मेरे से तो उतना पिकअप नहीं हो रहा। तो ये जो सेल्फ डाउट क्रिएट हो चुका है हमारा 5-6 महीने में, इसको अपने को खत्म करना है। ये तीन चीजें, पहला प्रेशर। प्रेशर किस किस चीज का रहता है? पढ़ाई का प्रेशर तो है ही आपके ऊपर, साथ में आपके ऊपर यह प्रेशर भी रहता है यार मेरा 1 साल बर्बाद हो रहा है। टाइम का प्रेशर रहता है, मेरे जो दोस्त हैं वो आगे निकल गए, मैं तो पीछे रह गया, ये प्रेशर रहता है। आपके ऊपर प्रेशर रहेगा फैमिली का प्रेशर कि 1 साल का ड्रॉप लिया है तूने, करके दिखा, क्यों नहीं कर रहा है, कुछ तो कर। इस प्रेशर से ओवरकम करना है।
तो प्रेशर सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं है। अब एक बात समझ लो, ड्रॉपर बच्चा सिर्फ इस चीज से सफर नहीं कर रहा कि उसको एक साल में बहुत सारा पढ़ना है, वो इससे भी सफर कर रहा है कि उसके ऊपर मेंटल प्रेशर। तो आज हम इन सब चीजों को छोड़ के काम एक्शन प्लान पे काम करेंगे कि भाई हमें क्या करना है, हम इन 3 चीजों को ओवरकम कैसे करें। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? हमने ये चीज फेस भी की है कि हमें प्रेशर फील हो रहा है, हम कंपैरिजन से परेशान हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। कोई तो हमसे बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाता है, हम टेस्ट देने नहीं आते। हमारा सेल्फ डाउट इतना ज्यादा है कि हम टेस्ट देने, रेगुलर टेस्ट देने आते ही नहीं। क्यों नहीं आते हम रेगुलर टेस्ट देने? क्योंकि हमें यह लगता है कि हम कभी प्रिपेयर ही नहीं है। तो क्या हम प्रिपेयर हो पाएंगे एंड तक? ये सेल्फ डाउट हमें हमेशा, हमें इन तीनों पे काम करना है। हम इन तीनों को ओवरकम करेंगे। इन तीनों को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है? ये तीनों चीज हमको फील हो रही होती है, प्रेशर, कंपैरिजन और सेल्फ डाउट। तो हम कंपैरिजन से कैसे ओवरकम करेंगे? हम सबसे पहले प्रेशर की बात करते हैं, राइट? प्रेशर से कैसे ओवरकम करें? ये 3 हमारी मिस्टेक्स हो गई। अब हम इनसे ओवरकम कैसे करेंगे, ये अपने को सीखना है। हम कैसे इनसे ओवरकम करने वाले? तो सबसे पहले हम प्रेशर को देखें। भाई प्रेशर जो आ रहा है, क्या हमने खुद नहीं चूज किया था ये एक्शन? ड्रॉपर किसने लिया? हमने खुद चूज किया था। हमने अपनी, ये हमारी अपनी चॉइस थी। तो हम, अगर ये हमारी अपनी चॉइस है तो एक्शन भी हम ही करेंगे भाई। हम किसी के प्रेशर में कैसे आ सकते हैं? प्रेशर को रिमूव करने का एक ही तरीका है बेटा, एक्शन प्लान। आपको ये देखना पड़ेगा आपने कितना कर लिया है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कितना नहीं आता, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा कंटिन्यूअसली। वो देखो आपने क्या क्या कर लिया। एक चार्ट्स बनाओ, उसमें काम करो कि मैंने ये काम, ये चैप्टर्स कर लिए, ये चैप्टर्स मुझे अच्छे से आते हैं। आपका पहला फोकस इस समय, इस बार का जेई मेंस जो अपना जनवरी में आ रहा है, वो होना चाहिए। तो हमारा टारगेट क्या है इस बार का? जेई मेंस। तो हमें पीवाईक्यू सारे बनने चाहिए अच्छे से। ये जो लिमिटेड टाइम हमारे पास बचा हुआ है, इस लिमिटेड टाइम में हमारा एक ही प्लान है, वो ये है कि हम पूरे पीवाईक्यूज का एक एक टॉपिक हम अच्छे से कर देंगे। मैं पीवाईक्यूज पे क्यों इतना जोर देता हूं? रीजन क्या है? पीवाईक्यू में क्या आया होगा भाई प्रीवियस ईयर्स में जो इंपोर्टेंट होगा, और क्या आएगा पेपर में जो इंपोर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन टॉपिक तो वही आएंगे, नए टॉपिक तो क्रिएट नहीं होंगे। तो एनटीए के माइंडसेट में जाना पड़ेगा, हमें स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा। प्रेशर कम होगा हमारी स्ट्रेटेजी से। बात समझ में आ रही? तो हम इन तीनों को कैसे रिमूव करें, इसके एक्शन प्लान की बात करते हैं, राइट? तो हम सबसे पहले देखें, एक चीज और समझ लो बेटा, हम इसलिए नहीं पीछे रहते हैं क्योंकि वी डोंट फेल बिकॉज वी आर नॉट कैपेबल। ऐसा नहीं है कि हम कैपेबल नहीं, आप कैपेबल थे इसीलिए आपने ड्रॉप लिया। आपने ड्रॉप क्यों लिया? क्योंकि आप कैपेबल थे। आपको ये लगता था कि भाई मैं कर लूंगा। आपसे 100 लोग कह सकते थे उस समय कि नहीं ड्रॉप मत ले, टाइम बर्बाद हो जाएगा, 1 साल बर्बाद ही है, सेम ही रह जाएगा, लेकिन आपने फिर भी चूज किया। तो हम इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि हम कैपेबल नहीं है। वी डोंट फेल बिकॉज वी आर नॉट कैपेबल, बट यू फेल बिकॉज यू आर नॉट स्ट्रेटेजिक। आपने जो काम करना था, स्ट्रेटजी से काम करना था, वो काम हम लोग नहीं कर पाए। हमें प्लान बनाने थे, हमें देखना था कि अच्छा हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। आपको ये समझना है आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप बहुत आगे हो, आप 11 12 पढ़ के आए हो, आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो। कई लोग, हो सकता है देखा जाए तो 2 तरह के ड्रॉपर्स होते हैं अपने पास। ड्रॉपर अपने पास 2 तरह के हैं भाई। एक तो ड्रॉपर ये हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम जेई मेंस का एग्जाम देने का सोच रहे हैं। दूसरे ड्रॉपर वो हैं अपने पास, ऐसे हैं। सेकंड ड्रॉपर कौन से होते हैं? जिन्होंने जेई एग्जाम दिया है, जेई के एग्जाम तो इन्होंने दिया है, इंप्रूव करना चाह रहे हैं। तो आप सेट टी इक्वल टू 0 मत समझो, तुम्हारा टाइम टी इक्वल टू 0 से आगे है। आप आधी रेस तो दौड़ के आ चुके हो, आपको पहले से मालूम है सारे चैप्टर्स के नाम, आपको पहले से मालूम है कि रे ऑप्टिक्स में क्या क्या है, आपको पहले से मालूम है कि मॉडर्न फिजिक्स इजी होता है, मैं मॉडर्न फिजिक्स कर लूंगा। तो अगर आप कैटेगरी ए में आ रहे हो, फर्स्ट टाइम आप जेई मेंस कर रहे हो,
तो आपका फोकस होना चाहिए कि जो कुछ भी गो थ्रू मैं कर रहा हूं वो बहुत स्लोली गो थ्रू करूं। आप इसको बोर्ड से कंपेयर मत करो। हम अगर इसको बोर्ड से कंपेयर करेंगे तो बोर्ड से हम थ्योरी सीख के आए हैं, अब हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग करनी है। हम बार बार थ्योरी को रिपीट नहीं करना है, हमें किस पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग। तो जो फर्स्ट वाले जेईई मेंस के ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, इनको फोकस करना है अपनी न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं पता है, मैंने अगर कोई चीज रिवीजन के लिए दी तो वो क्या करेंगे, घर पे जाएंगे, वही नोट्स उठाए, नोट्स पढ़ डाले नोवेल की तरह, सर मैं तो रिवाइज करके आया हूं। रिवीजन का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने बस फॉर्मूले पढ़ लिए, मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला कहां हो, कैसे लगाना है। सीखने का एक ही तरीका है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप सीख जाओगे। हर क्वेश्चन से जो नहीं आया उससे आपको सीखना है कि अच्छा ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से टैग कर दो। क्वेश्चन को क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट से टैग। बात समझ में आ रही है? मत सोचो कि मैं बार बार उसी थ्योरी को रिवाइज कर लूं। बच्चे उठते हैं, पूरा 11th रिवाइज करने को बोलो तो पूरे 11th की थ्योरी पढ़ डालते हैं स्टार्टिंग से। हम उस थ्योरी को कब तक पढ़ते रहें, उससे तो सिलेक्शन नहीं होना। हमें काम किस पे करना है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे काम करना है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हमें देखना है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, नहीं आए जो क्वेश्चन उन पे आपको काम करना होगा। क्वेश्चन नहीं आने के 3 रीजन होते हैं, मैंने जो जनरली देखा है, क्वेश्चन नहीं आने के 3 रीजन होते हैं और हर क्वेश्चन को इन 3 कैटेगरी में आप डाल सकते हो। कौन से 3 रीजंस होते हैं जो आपको क्वेश्चंस नहीं आए? तो मुझे पहला रीजन जो लगता है वो है कि मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। क्वेश्चन को कैटेगराइज करो, क्वेश्चंस को कैटेगराइज करो। कैसे कैटेगराइज करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था। जैसे फिजिक्स में मैं आपको बताऊं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं मेरे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम, मैंने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं कोई वीक पॉइंट है, कोई ना कोई लिंक कहां है, मैं कॉन्सेप्ट से लिंक क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा। तो क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन को कैटेगराइज जरूर करो कि मुझे इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट में की प्रॉब्लम ऐसे भी हो सकती है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। तो आप क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हो आप फास्ट मत करो, आपको सीखने के लिए आए हो, टाइम वेस्ट मत करो कि आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, आपसे पूछे जाएं आपको एक भी नहीं आता, आपसे पूछे जाएं तो आपको 8 आते हैं। मैं चाहता हूं अगर आपने 10 किए हैं तो 10 में से 10 आते हैं सर मुझे। बात समझ आ रही है आपको? 10 क्वेश्चन भी किए हैं तो मुझे 10 में से 10 क्वेश्चन आते हैं सर। मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहा हूं, इसमें कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन में पहली चीज क्या है आपका, कॉन्सेप्ट। ये आपको लर्न कराएगा। कॉन्सेप्ट से अगर नहीं आता तो लर्न करो, इंप्रूव करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए हो, मैंने एक एक करके तो पढ़े थे लेकिन मिक्सिंग में आ गया तो सर मैं फंस गया। पहला काम पता है क्या है, क्वेश्चंस को टारगेट करना है। जेई में और बोर्ड में यही एक डिफरेंस है जो आपको सीखना है। जो फर्स्ट टाइम रिपीटर्स हैं वही चीज सीख लो। क्या डिफरेंस है कि जेई में हमें क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी है, मुझे क्वेश्चन समझना है, मुझे लिखना है, मुझे एक डायग्राम बनाना है, प्रॉपर मुझे डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखो आधा क्वेश्चन तो डायग्राम बनाने से सॉल्व हो जाता है। स्पेशली मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स में मैंने क्वेश्चन किया सॉल्व, मुझे अगर मैंने डायग्राम अच्छे से बना लिया तो ये मान लीजिए आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप जब नंबर्स को देख रहे होते हो ना, लैंग्वेज को देखते हो तो कभी माइंड नहीं चलता, लेकिन जब एक डायग्राम को देखते हो ना तो आपका माइंड चलता है, अच्छा ये ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा। इसीलिए डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप डायग्राम बनाते हो। क्लियर है बात? तो पहली चीज क्या है, क्वेश्चंस क्यों नहीं आता अपने को, कॉन्सेप्ट की वजह से। कैटेगराइज करो क्वेश्चंस को कि क्या कॉन्सेप्ट है, नहीं आया टैग कर दो भाई ये वाला। इतने स्टिकी नोट्स लगाओ अपने नोट्स में कि भाई अब दोबारा रिवीजन में आओ तो आपको लगेगा अच्छा ये चीज मैं पिछले वाले में सीखा था। आपका टाइम इंप्रूव करने में जाना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? ड्रॉपर का टाइम किस में जाना चाहिए, इंप्रूव करने में। आप स्टार्ट जीरो से नहीं कर रहे हो, जो जीरो से स्टार्ट करेगा वो तो पहले सीखेगा कि रे ऑप्टिक्स वर्ड क्या है, वो पहले सीखेगा चीजें
कि मिरर फॉर्मूला क्या है, वो पहले चीज सीखेगा ईएमआई के कॉन्सेप्ट कि अच्छा ये वाले ईएमआई का कॉन्सेप्ट है, वो पहले फैराडेज लॉ का नाम सुनेगा, पहली बार उसने लेंस लॉ सुना होगा। आपके लिए क्या एडवांस है भाई, आपको क्या फायदा मिल रहा है, आप नाम तो पहले से सारे जानते हो, आपको मालूम है कौन सी चीज कहां की है, आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है, आप जीरो से शुरू नहीं कर रहे, राइट। तो पहली चीज तो मुझे ये लगता है कि क्वेश्चन किस लिए नहीं आता कि मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, मुझे मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, कॉन्सेप्ट को टैगिंग कर पा रहे हैं या नहीं। आपने एक बार कॉन्सेप्ट टैगिंग कर दी कि आपको समझ में आ गया कि सर ये तो क्वेश्चन गॉस लॉ का है, पक्का ये तो गॉस लॉ से ही सॉल्व होगा, ये आपने टैग कर दिया, फिर भी आपने आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आप एक और चीज में फंस गए बेटा, वो थी आपने सब कुछ अप्लाई कर लिया, आपने इक्वेशन अप्लाई कर दी, लेकिन आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे। देखो दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, आपको ये तो समझ में आ गया कि गॉस लॉ का है, गॉस लॉ लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा ये नहीं समझ आ रहा। मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ये मान लीजिए कि 50% क्वेश्चंस आपके इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, 50% से ज्यादा क्वेश्चन जो आपको नहीं आए उनकी बात कर रहा हूं कि मुझे कॉन्सेप्ट आ गया लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा सर, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, आपको समझना होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कई बार एग्जाम में, सर मैं एग्जाम में जब बैठता हूं, ये डाउट रहता होगा कि बच्चों सर मैं एग्जाम में जब बैठता हूं तो मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आता, मैं उसी क्वेश्चन को घर पे जाके करूं तो मुझे आ जाता है, ये कई बच्चों का डाउट रहता है। रीजन क्या पता है, आपका एग्जाम डिजाइन ही नहीं है कि आप एग्जाम में बैठ के सोचो, आपका एग्जाम ऐसे डिजाइन है कि आप एग्जाम में बैठ के तो सिर्फ आंसर दो। आप 30 मिनट, आप ये चाह रहे हो कि 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं और बहुत नए टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तब भी आप कर लो, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनसे फेमिलियर होना पड़ेगा। आप जितने ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस करोगे, आपका माइंड, आपके माइंड की ब्रेन जो आपकी ब्रेपिंग है वो उसी तरह से हो जाएगी कि सर मैंने इतने टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। तो इसका एक ही तरीका है अगर आपको करना है तो प्रैक्टिस। कभी भी एग्जाम में ब्लैकआउट हो रहा है, मुझे एग्जाम में क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसलिए क्योंकि एग्जाम में टाइम का प्रेशर है, एग्जाम में प्रेशर है कि मुझे कम टाइम में क्वेश्चन समझना है। यार अगर मैंने पहले से क्वेश्चन देखा हो फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो मेरे माइंड में पहले से होगा कि इस क्वेश्चन में तो ये होता है, मैं जब पढ़ूंगा तो मुझे जल्दी समझ में आएगा, एग्जाम में जल्दी समझ आएगा कि नहीं। और अगर मान लो मैंने पहले से पढ़ा नहीं है ऐसा कोई भी क्वेश्चन, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, 4-5 लाइन का क्वेश्चन आ जाए, तब मैं क्या करूंगा, तब मुझे उसको समझने में टाइम लगेगा। टाइम सेव करना है आपको, कम टाइम में अगर समझना है तो क्या तरीका है अपने पास, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करा होता है, राइट। प्रैक्टिस किस चीज की करनी है ये भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो एक और टाइप के, ये तो 2 टाइप के हो गए, अप्लाई भी कर लिया तो सब कुछ सही कर लिया, इसमें 20-30% बच्चे इसमें मात खा जाते हैं। ये क्या है आपका कैलकुलेशन, ये क्या है आपका कैलकुलेशन। भाई हमने सब कुछ कर लिया, फिजिक्स तो हमको आती है, केमिस्ट्री भी आती है, मैथ भी आता है, लेकिन सर मेरा कैलकुलेशन करने का मन नहीं करता। तो आपको जब क्लास में क्वेश्चंस कराए जाएं तो बैठो मत, आपको टाइम दिया जा रहा है कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन को आपको अपनी पावर बनाना है, क्योंकि बच्चे यही मात खा जाते हैं, कई लोग वो बैठ के कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कहते अच्छा ठीक है आ जाएगा आंसर, निकल के आ जाएगा, सिली मिस्टेक, 10 क्वेश्चन किए 5 गलत हो गए, एंड में लगता है सिली मिस्टेक, वो आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं है, वो आपकी कैलकुलेशन पे आपने कभी काम किया ही नहीं। तो इसीलिए कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन भी नहीं, स्मार्ट कैलकुलेशन करो। कैसे करते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन भाई, स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, फिजिकल में अपने पास कैलकुलेशन कैसा आता है यार, बहुत लेंथी कैलकुलेशन आता है। मेरे पास 4 ऑप्शन है, मैं देखूं कि कहीं चारों ऑप्शन बहुत दूर दूर के तो नहीं है, अगर दूर दूर के ऑप्शन है तो मैं उसमें अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूं। मैं क्यों 7.364 ले रहा हूं, अगर मेरे चारों ऑप्शन बहुत दूर दूर के हैं तो मुझे अगर मल्टीप्लिकेशन करना है किसी चीज से तो मैं ऐसा करता हूं ना, इसको 7.4 ले लेता हूं,
मेरा फिर भी एक आंसर अप्रोक्सीमेट आ ही जाएगा, जो मेरे पास वाला आंसर आ जाएगा। और मैं अगर इसको इतने एग्जैक्ट से करने लग गया, 4 ऑप्शंस मेरे पास है, तो मैं एक नियर बाई आंसर तो देख लूंगा ना आराम से। न्यूमेरिकल्स में भी मुझे मालूम है कि इंटीजर ही होना है, डेसिमल में तो आएगा नहीं। तो मैं कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं, इवन आप कितना भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आए, इस मॉडर्न फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके हो सकते हैं कि हमको बहुत डेसिमल तक करेक्शंस लेने पड़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में ये बात। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ये आपको कहीं किसी नोट्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं आपको ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि अच्छा अगर न्यूक्लियर फिजिक्स का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मुझे 4 डेसिमल तक लेना है, लेकिन मैं बाकी के कैलकुलेशंस में अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं। तो जब आप पढ़ोगे फिजिक्स तो ये बात आपको समझ में आएगी कि कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्वांटिटीज याद रखो, √5, √2, log2, ये वैल्यूज क्या होती हैं, आपको बार बार जंप नहीं करना पड़े। बेसिक कांस्टेंट याद रखो, कांस्टेंट आपको दिए जाएंगे वैसे तो पेपर के आगे, पर क्या मैं ये चाहता हूं कि जाकर के फिर से जंप करूं उन पे, देखूं कि क्या है एच की वैल्यू क्या होती है, नहीं चाहूंगा ना। मैं क्या चाहूंगा भाई मुझे पहले से छोटी छोटी चीजें याद हो तो मैं पहली बार में लिख दूं, मेरा तुरंत आंसर आ जाए। तो कभी भी एग्जैक्ट के पीछे नहीं, आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करो एक, अच्छा सर इसके आसपास आंसर आ रहा है, यहां पे ये आंसर हो सकता है, ऑप्शंस रिमूव करने की कोशिश करो। तो आपका एग्जाम सिर्फ सब्जेक्ट से डिसाइड नहीं होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा पार्ट निभाता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कैलकुलेशन पे जितनी आपने मास्टरी कर ली तो पीछे मत रहने दो, आप कैलकुलेशन पे काम करो। किसी को भी कैलकुलेशन गलत होता हो तो मुझे बता, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम उन टेक्निक पे अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा कैलकुलेशन हो जाता है, राइट। तो ये 3 चीजें अपन क्वेश्चंस को कैटेगराइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा किस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है। तो आपका एक्शन प्लान का पहला रोड मैप समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, बार बार थ्योरी को लेके नहीं बैठ जाना। तो अगर हम देखें तो जैसा मैं बता रहा था कि हमारे पास 2 टाइप के, अपने पास 2 तरह के ड्रॉपर है। पहले तो मैं इस ड्रॉपर बर्ड को ही हटा दूं, अब ड्रॉपर नहीं हो भाई, फाइटर हूं। आपकी खुद की ये चॉइस है कि मुझे ड्रॉप लेना था, ये किसी और की चॉइस नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो जब भी आप सेल्फ डाउट में जाओ तो खुद से पूछो मैंने ड्रॉप क्यों लिया था, मैं क्यों आया था ड्रॉप लेने। भाई आप सोच के ही आए हो ना ड्रॉप लेने, अपनी चॉइस से ही आए हो, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं भेजा। तो अपने से पूछो मैंने ड्रॉप क्यों लेना चाहा था, मेरे पास क्या रीजंस थे। लोगों ने 100 चीजें कही होंगी, टाइम बर्बाद होगा, ये होगा, और 1000 रीजंस को हटा के मैंने चूज किया कि मैं ड्रॉप लूंगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं। तो आप ड्रॉपर नहीं हो, फाइटर हो, और आपको ये जीतना है कैसे भी। तो पहले तो ये होगा कि भाई अगर हमने नहीं किया तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हमने जो स्ट्रेटेजी देखी है, हमने क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना सीख लिया, क्वेश्चंस को टैगिंग करना सीखो। एक तो क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लिया आपने, कैटेगरी के बाद क्वेश्चन टैगिंग बहुत जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन अगर आए, मैं क्यों बोल रहा हूं क्वेश्चन टैगिंग, कि जेई में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जेई मेंस में आप देखोगे तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वही कॉन्सेप्ट बार बार आ रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा कि ये 4 तरह के एक ही जैसे क्वेश्चन है, मैं कहीं एग्जाम में ऐसा ना हो जाए मैं उन क्वेश्चन को छोड़ के आ जाऊं जो तो पहले से आ रहा है कई बार, वो रिपीट वाला क्वेश्चन तो मेरे से नहीं चला जाए। तो क्वेश्चन टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह की टैगिंग करनी है आपको, कि ये वाला ये ईयर्स में आया है वही लगा दो। बेस्ट तरीका है कि आप अपने जितने ज्यादा पीवाईक्यूज की बुक को रिच बनाओगे ना, आप उतना ज्यादा बहुत अच्छा करने वाले हो। टैग करते रहो कि सर ये वाला वहां आया है, सिर्फ पढ़ने से नहीं, आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, मैं इस वाले क्वेश्चन को ऐसा करता हूं, मैं टैग कर देता हूं ये तो इस वाली ईयर में भी आया है। सेम सेम दिख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने सीख लिया कि अच्छा ये इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चन में, मुझे आना चाहिए। जैसे कल मैंने आपको एक मरकरी वाला क्वेश्चन कराया था, वो क्वेश्चन ऐसा है बेटा कि कई बार रिपीट होता है, और उस मरकरी वाले जो क्वेश्चन में जो हमने देखा था ना, एक ड्रॉपलेट है, मरकरी की बहुत सारी ड्रॉपलेट्स है, उनको ज्वाइन कर देंगे तो एक पोटेंशियल क्या हो, तो वो क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना मैं एक बार में सीख लूं उसको, कहीं मेरे पेपर में आए तो मैं उसको दे पाऊं। तो क्वेश्चंस की टैगिंग करो।
अगर आपको लगता है कि एक्सेप्शनली टफ क्वेश्चन है, छोड़ दो उसको, आप उसके पीछे मत भागो जो एक्सेप्शन है। आपका पहला काम होना चाहिए कि मैं रेगुलर क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चंस को करता हूं, मत भागो बहुत हार्ड के पीछे, क्योंकि अगर आप हार्ड के पीछे भागोगे ना तो अपना मोटिवेशन खो दोगे। आपका एम तो यही एडवांस है, उसके लिए तभी रेडी रह पाओगे जब आप अपने आप को पहले प्रिपेयर कर लो। पहली बार में जिम जाएं और उठा लें वही एकदम से 500 केजी वाले पे पहुंच जाएं, क्या उठा पाएंगे? लगा अरे यार जिम जाने से कोई फायदा नहीं है, वेट उठता ही नहीं है। नहीं उठेगा भाई पहली बार में, वेट 500 किलो का थोड़ी उठेगा पहली बार में भाई। हम जाएंगे, हमने देखा कि मेरी कैपेसिटी 50 की है, मैं 50 वाले का ट्राई करूंगा। मेरी कैपेसिटी 30 की है तो मैं 30 वाले की सिर्फ एक बार ट्राई करूंगा क्या? ऐसा तो नहीं होता मैंने एक बार ट्राई किया 30 वाले को, यानी बस हाँ ये 30 वाला तो कर पा रहा हूँ आराम से, हाँ अब 50 वाले पे चला जाता हूँ। 50 वाला किया 2 बार, फिर 100 वाले पे चला जाता हूँ। कितनी बार कर पाएंगे हम? 1-2 बार। हमें पहले 50 वाले से अपनी मसल्स को बनाना पड़ेगा कि मैं तैयार हो जाऊं कि अब मैं 100 केजी का उठा लूंगा। 50 वाले को जब मैं बार बार लगाऊंगा पुशअप्स, तब जाकर के मैं किसके लिए तैयार होऊंगा? 100 केजी वाले के लिए। हमें क्या लगता है कि मैंने 50 वाला तो कर ही लिया, अब 100 वाला करता हूं। 2-4 क्वेश्चन होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन टैगिंग करो। आपको जो एक्सेप्शनली हार्ड लग रहा है मत करो, आपके लिए नहीं है वो पहली बार में, छोड़ दो उसको। आप पूछ लो कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे हार्ड लग रहा है, टीचर को लगेगा कि बताना है तो बताएगा, कहेगा एक्सेप्शनली हार्ड है छोड़ दो। पहले प्रिपेयर होना है आपको इजी के लिए, मॉडरेट के लिए, जेई मेंस के लिए, फिर हम एडवांस की बात करेंगे। तो पहला काम करो क्वेश्चन कैटेगरी, दूसरा काम क्वेश्चन टैगिंग, तीसरा काम क्वेश्चन आपने सॉल्विंग कर ली, तीसरा काम करना है आपको क्वेश्चन से लर्निंग। हर क्वेश्चन से सीखना है, सिंपल बात। अगर नहीं आता तो उस क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं गवा देना है। 20 क्वेश्चन करो, अगर आपने 20 कॉन्सेप्ट सीख लिए ना तो हो गए ना तैयार 20 कॉन्सेप्ट। हम क्या सोच रहे हैं मैं बार बार कॉन्सेप्ट पढ़ता रहूंगा, 4 बार पढ़ूंगा जो सर ने लिखा है। अरे सर के पास रामबूटी थोड़ी है कि वो एक बार में बता देंगे हो गया। वो कॉन्सेप्ट भी जो सर ने पढ़ाया है ना कब आएगा? जब क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। भाई सर का एक ही एम है बेटा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। कॉन्सेप्ट आगे आपको कैसे पता चलेगा? तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। तो आपका एक ही एम है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, कैसे भी करूं। आपने 10 क्वेश्चन उठाए, 10 नहीं हुए, कोई बात नहीं है, दोबारा से नोट्स पढ़ो। पहला काम करो कि भाई मैं किसी तरह से कॉन्सेप्ट टैगिंग कर दूं, उसकी कहां से आ रहा है ये पता चल जाए मुझे। अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो नोट्स उठाओ, नोट्स में आपके में सब कुछ लिखा हुआ है, टैग करो। अगर मान लो कहीं कुछ नोट्स में रह गया है, कई बार ऐसा है कि नई चीज सीख ली सर, ये तो नया है, नोट्स में भी नहीं लिखा था, ऐसा क्वेश्चन तो नोट्स में नहीं है, भाई लिख लो नोट्स में, दोबारा रिवीजन में काम आए। तो आप जो पढ़ रहे हो उसको एक्यूमुलेट करते रहो, धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा। वो ऐसे इतना इकट्ठा हो जाएगा कि आपको एक बार में पूरा आने लगेगा कि अच्छा अब मेरे पास मेरे नोट्स कंप्लीट हैं। अपने नोट्स को कंप्लीट करो बेटा। कभी भी ध्यान रखो, किसी वन शॉट से आप पढ़ोगे, हम नोट्स बना सकते हो उससे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई शॉर्टकट थोड़ी होता है सक्सेस का। आपको अपने नोट्स बनाने हैं और उनको बार बार रिवाइज करना। नोट्स रिवीजन इज द की, राइट। तो एक ये बात तो किसके लिए हो गई? फर्स्ट टाइम के जेई मेंस के। ऑब्वियसली जो जेई में सेकंड टाइम रिपीट कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं इंप्रूव करने के लिए आया हूं। वो जीरो से स्टार्ट मत करो। आप जब चैप्टर शुरू कर रहे हो, जब नया चैप्टर क्लास में शुरू हो रहा है, आपको लगता है मुझे पहले से आता है, तो आप आगे हो, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाना है। आपके पास नोट्स हैं, उनको बस एक बार मैच करो, रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट सॉल्विंग शुरू करो। यहां पे आपको क्या है, यहां पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है पहले, यहां पे सीधा अप्लाई करना सीखना है। एक और जो गलती करते हैं सेकंड टाइम में जो ड्रॉपर्स आते हैं, वो पता है क्या? वो फिर से पूरा जीरो से तो स्टार्ट करते ही हैं। वो पिछले साल जो कुछ भी था उससे कुछ नहीं सीखते हम लोग। भाई हमने जो कुछ भी किया था अपनी मिस्टेक से सीखे, उससे हमें जो भी था, मुझे लगता है कि भाई मैं पहली साल में मेरा जेई में क्यों नहीं हुआ, मैं उतना सीरियस नहीं था। तो मुझे पहली चीज तो अपने आप को सीरियस बना लेना है। कहीं मैं अब भी वैसा ही काम तो नहीं कर रहा, कहीं मैं टाइम को रिपीट तो नहीं कर रहा।
हमें ये सीखना होगा। हम फेल इसीलिए नहीं हो रहे कि भाई हम ये नया नहीं कर पा रहे, हम फेल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम अपनी मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं। हमें मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, तो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। यहां पे ये सीखना है बेटा आपको, अपनी जो भी मिस्टेक्स थी, मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी। तो मैं एक्शन प्लान की बात कर रहा था। एक्शन प्लान क्या है अपना? सिंपल सा। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन की कैटेगराइज कर लिया। तो एक्शन प्लान अगर देखें तो सबसे पहला है कि अपने माइंडसेट को बदलते हैं। क्या है भाई माइंडसेट हमारा? अभी कि हमें लग रहा है कि सर मैं तो पीछे हूं, मैं तो ड्रॉपर हूं, मेरे पास तो एक ही साल है। ये सब क्वेश्चंस बता रहे हैं कि हमारा जो माइंडसेट है वो हमें कहीं ना कहीं पीछे खींच रहा है। हमें अपना माइंडसेट बदलना हो। भाई आप ड्रॉपर नहीं हो, आप आगे हो एक साल उनसे। आप जो फ्रेशर 11-12 जो कर रहे हैं उनसे आगे हो। आपको पहले से वो सारी चीजें आती हैं, आपको उनके नाम मालूम है, आपको मोर मैच्योर हो, आप जल्दी क्वेश्चन समझ सकते हो, आपने ज्यादा क्वेश्चंस फेस किए हैं अपनी लाइफ में। जो आप पिछली साल थे उससे आगे हुआ। तो आपको अपना माइंडसेट बदलना है। मैं ड्रॉपर नहीं हूं भाई, मैं एक साल पीछे नहीं हूं, मैं एक साल आगे हूं। मुझे मालूम है कि क्या करना है, मुझे मालूम है मेरे वीक पॉइंट्स कहां क्या हैं, मैं पिछली साल कहां रह गया था, ये मुझे मालूम। सब खेल बेटा माइंड का है। अगर आपने सोच लिया कि अच्छा हाँ मैं आगे हूं, मुझे करना है ये, मुझे पहले से मालूम है कहां गलती हो रही थी, तो अपने एक्शन प्लान आपको बनाने। आपको सोचना है कि भाई पहली चीज तो मैं कर लूंगा और मेरी जो मिस्टेक्स थी उनको मुझे इंप्रूव करना है। वो लर्निंग पे काम करेगा और आपको काम करना है अपनी मिस्टेक्स पे। देखो डिफरेंस समझो। लर्न आप कर चुके हो, लर्न आप करोगे, न्यू भी सीखते रहोगे, लेकिन साथ ही साथ में आपको अपनी मिस्टेक्स पे काम करते रहना कि ये गलत होता था मेरे से, ये वाले टॉपिक हैं जो मेरे वीक हैं। जब भी चैप्टर खत्म हो जाए, नया चैप्टर शुरू हो गया, आपने नए चैप्टर के क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया, तो एक बार लिख लो कि सर ये वाले टॉपिक मेरे वीक हैं। मैं जब रिपीट में आऊंगा तो मैं सिर्फ उन्हीं पे टाइम ज्यादा दूंगा, क्योंकि पिछला तो मैंने कर लिया है। मैं टाइम किस पे देने वाला हूं? जो मुझे लगता है कि मेरा वीक पॉइंट है। अपने पास प्लान रखो भाई पूरा कि ये टॉपिक मेरे वीक हैं, मैं इन टॉपिक्स पे काम करूंगा। एक एक वीक टॉपिक को टिक करते रहो। हम डरते ज्यादा हैं, काम कर करते हैं, और उस डर के सामने हमें लगता है कि यार वो तो गड़बड़ है। तो डरना नहीं है अपने को, हम वीक पॉइंट्स को एकदम पिक करते जाएंगे एक एक को। तो माइंडसेट क्या है हमारा? कि हमें इंप्रूव करना है, मिस्टेक से लर्न करना है, राइट? तो पहला एक्शन प्लान तो यही है बेटा कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं कि मैं इंप्रूव करने के लिए आया हूं, मिस्टेक से सीखने के लिए आया हूं, मैं यहां से आगे बढ़ूंगा, राइट? तो अपनी फियर को ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि हम अपने माइंडसेट को बदल दें। हम जो सोचते हैं अपने बारे में उस तरीके को बदल दें, हम जो कर रहे हैं उससे आगे। तो पहली चीज तो यह है कि हमें रिफ्रेम अपर माइंडसेट, राइट? दूसरा अगर मैं देखूं तो जो मैं बोल रहा हूं कि रिमूव योर मिस्टेक्स, तो कैसे मिस्टेक्स को रिमूव करते हैं बेटा? तरीका क्या है कि हम पहले एनालाइज करें। कोई भी आप पेपर दो, मैं बता रहा हूं, कोई भी पेपर दो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, हमेशा क्वेश्चन को एनालाइज जरूर करो। आपने पेपर दे दिया, क्वेश्चन करके छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है, गया वो बर्बाद हो गया एक क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा ये वाला नहीं आया, इसको पकड़ूंगा, इसको पक्का करूंगा, अब ये बार बार आ रहा है। क्योंकि अगर वही आपको हर क्वेश्चन के सामने आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, कहीं यही वाला एग्जाम में आ गया तो। अगर आपको दे दिया जाए कि ये 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपको फिक्स कर दिया जाए कि यही 25 है आपके एग्जाम में आने वाले हैं फिजिक्स में, या फिर आपको पूरा पेपर एक रात पहले दे दिया जाए, आपको पहले से बता दिया कि ये 25 आएंगे, तो आप उनको छोड़ोगे? आप उनको प्रॉपर, अगर आपसे ये भी कह दिया जाए कि यही क्वेश्चन है जिन पे ही वेस्ट सब कुछ आएगा, तो भी आप क्या करोगे? उनका एक एक कॉन्सेप्ट कर लोगे। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो अब ये क्यों नहीं सोचते कि कहीं यही आ गया तो, जिसको आपने छोड़ दिया कहीं वही आ गया तो? अपने माइंड में हर क्वेश्चन के साथ ये रखोगे कि यही आ सकता है यार, ये वाला तो लग रहा है ये तो आएगा। हर क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पे यही होना चाहिए, ये वाला लग रहा है कि ये तो आएगा ही, पक्का आएगा, ये क्या पता यही आ जाए मेरे पेपर में। तो जब ये माइंडसेट रहेगा ना आपका कि यही आ जाए, तो
माइंड अपने आप एक्टिव हो जाता है, उस चीज के लिए माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, लर्निंग के लिए एक्टिव हो जाएगा। यार ये वाला आ गया, तो आपने एक बार बोल दिया ना उससे, तो अब उसको लगेगा यार ये वाला आ गया, तो फिर वो उसको बहुत अच्छे से कर लेगा। और अगर पहले ही कैजुअली कि 500 क्वेश्चन है, 500 में से ही वैसा ही एक ये क्वेश्चन है, फिर उसको इंपोर्टेंस नहीं मिली, फिर माइंड को कभी ये लगेगा ही नहीं कि अच्छा कुछ नया है, मुझे कुछ नया करना है, नया सीखना है। तो हर क्वेश्चन को टारगेट करना है कि कहीं यही आ गया एग्जाम में। तो जब आप पेपर दे रहे हो तो आपको यही याद रखना है कि हर क्वेश्चन से लर्न करना। बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कहता करो, एक बार में नहीं होगा वो, लेकिन आप अगर इजी क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो परेशान करेगा बेटा हमको बाद में। उसको अच्छे से सीखो कि ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे लगाना है। हमको एक बार वो आ गया, मतलब हमने एक क्वेश्चन नहीं सीखा, हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है। चूज करो वो 50 क्वेश्चंस जो इस वाले चैप्टर के हैं और मुझे आने चाहिए। ये 50 क्वेश्चंस अगर मैंने कर लिए तो ये 50 क्वेश्चंस मेरे एक एक कॉन्सेप्ट को बना रहे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम कहां से होगा? क्वेश्चन से। बैठ के सिर्फ आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं फिर से थ्योरी रिवाइज कर लेता हूं बैठ के। बहुत आसान लगता है थ्योरी रिवाइज करना, बैठ के क्या ही करना है, पेज ही तो पलटने हैं, ये वाला फॉर्मूला यहां, और हर बच्चा यही कर रहा है। जबकि हमें क्या करना है? पेन उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने। भाई मैं कहां फंस रहा हूं, मैंने देख लिया यहां फंस रहा हूं, मुझे क्या कहीं ऐसा तो नहीं क्वेश्चन सॉल्व समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हमको एक्शन प्लान क्या करना है, हमको एनालाइज, लर्न, इंप्रूव। हर क्वेश्चन से मैंने देखा नहीं आया, एनालाइज करो, लर्न करो, इंप्रूव करो, आगे बढ़ो। लिख लो उसको कि ये वाला पार्ट नहीं आया था। अपने पास अलग से कॉन्सेप्ट नोटबुक बनाओ। मैं जनरली अपनी क्लासेस में ये करवाता हूं बच्चों से कि उनसे मैं क्या बोलता हूं कि अपने पास एक अलग से कॉन्सेप्ट नोटबुक बनाओ। कॉन्सेप्ट नोटबुक में क्या होगा कि जो जो आप नया सीख रहे हो, आपने नोट्स में जगह नहीं छोड़ी, नोट्स में आपने जगह नहीं छोड़ी, तो आप जो नया सीख रहे हो वो कहां लिख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप नया सीख रहे हो और वो छोड़ देते हो। आपने एक क्वेश्चन किया, आप उससे सीखे, आपने उसको छोड़ दिया, फिर वही आ गया एग्जाम में सेम, तो हमारी दिक्कत हो गई ना, हमने उसको कहीं लिखा ही नहीं। तो मैं तो जनरली यही करता हूं कि भाई एक कॉन्सेप्ट नोटबुक बनवाता हूं जिसमें वो सारी चीज जो आप नई सीख रहे हो, क्वेश्चन सॉल्विंग से आपने सीखी, उसको लिख लो, सर मैं ये सीख गया, नई चीज आ गई मुझे। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपके नोट्स अधूरे रह गए। मैं आपको बता रहा हूं, किसी के भी नोट्स ऐसे नहीं बनेंगे जैसे आपके बन जाएंगे, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखोगे उतने आपके नोट्स बढ़ते जाएंगे, जितना सीखोगे उतने आपके नोट्स बढ़ते जाएंगे कंटिन्यूअसली। तो आप अपने नोट्स खुद बना रहे होंगे बेसिक से, राइट? तो एनालाइज, लर्न एंड इंप्रूव, राइट? आगे क्या है? डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। होता क्या है कि हम डेली क्वेश्चंस कितने करना है ये कभी डिसाइड करते ही नहीं। हमको डेली ही क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आज सिखाया कॉन्सेप्ट, डेली का बहुत हैबिट। देखो मोटिवेशन एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा। आपने यूट्यूब पे देखी एक वीडियो, मोटिवेशन बहुत ज्यादा फ्रेजाइल चीज है। मोटिवेशन तो एक दिन में 2 दिन में खत्म हो जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन मोटिवेट रह सकते हो, 3 दिन मोटिवेट रह सकते हो। किसी ने बोल दिया जेई करना है तो आप जेई करने के लिए सोच सकते हो। आपने सोचा मुझे WWE का फाइटर बनना है, तो आप सोच लोगे, मोटिवेट रहोगे 2-4 दिन, और फिर आपको मोटिवेशन चला जाएगा, उसमें बाद डर लगने लगेगा कि मर गया तो भाई वहां तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। तो ये जो ओवरकम है, ये जो फियर है, ये बनी रहेगी। इसको फियर को अगर खत्म करना है, एक ही तरीका है कि हम हैबिट बना लें। मोटिवेशन नहीं, हम क्या बना लें? हैबिट। और हैबिट अगर आपकी बन गई तो किसी भी डिसिप्लिन से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि हैबिट आपको, मैं बैठता हूं इतने घंटे यहां से, ये मेरा टाइम बैठने का ही है, मैंने हैबिट बना ली कि मैं ये काम इस समय करूंगा, तो आपकी मसल्स मेमोरी आ जाएगी। आपकी मसल्स बोलेगी कि यार इस समय तो ये काम करता हूं। कहते नहीं कि 21 दिन की हैबिट, वो गलत नहीं है। हैबिट बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार हैबिट बन गई कि मैंने हैबिट बना ली, तो अब मेरा काम हो गया। तो हैबिट बनाओ, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। पूरा रोड मैप क्वेश्चंस का है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं बार बार एक ही चीज बात कर रहा हूं
कि हमें सब कुछ किससे डिसाइड होगा? अब थ्योरी कितनी भी पढ़ते रहो कुछ नहीं होगा, आपको एंड में जाकर के यही करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना कि मैंने ये जो जो किया है, आप अपने पास जरूर लिखो। 3 चीजों में फोकस करो कि मुझे पहले थ्योरी वाला पार्ट क्या मुझे आता है। आप हर चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। थ्योरी मुझे आती है, मैं बेसिक समझता हूं। थ्योरी में ही आप बहुत ज्यादा मास्टरी करने की कोशिश मत करो। अकेली थ्योरी में कभी मास्टरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो समझ में ही तब आएगी जब क्वेश्चन जब मैं करूंगा ना, तब मुझे पता चलेगा उसकी इंपॉर्टेंस, अच्छा कैसे लगाना है। तो थ्योरी पढ़ लो, बेसिक्स जो आपको क्लास में कराई गई है, आपको समझ आ रहा है अच्छा कौन सा कॉन्सेप्ट कब लगाना है, क्लास के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्लास के नोट समझ में आ रहे हैं। तो पहले कैटेगराइज कर लो भाई, मैं इस चैप्टर की मुझे थ्योरी आती है या नहीं आती। दूसरी, मैंने जो क्वेश्चंस थे मॉड्यूल के या फिर मुझे क्लास नोट्स के जो क्वेश्चंस थे, क्लास नोट्स के जो क्वेश्चंस है मैंने कर लिए कि नहीं। और पहला काम ये होना चाहिए कि मैं पीवाईक्यूज कर लूं यार, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूं। मैं क्यों बोलता हूं पहले पीवाईक्यू करने का? क्योंकि इससे आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जाएगी कि अच्छा क्या इंपोर्टेंट है क्या इंपोर्टेंट नहीं। यही डिफरेंस है। आपको किताबों में मिल जाएगा, ऐसी मोटी मोटी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, आप उठाइए तो आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। इन्होंने 7-8 पार्ट बना दिए हैं फिजिक्स के, और उनको अगर एक साथ रख दो तो इतनी मोटा सिलेबस बन जाएगा। उन्होंने सब कुछ दिया है। या कभी ये बोलते हैं किताब पढ़ लो जाकर के, तुम पूरा किताब से सीख लो, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहां इंपोर्टेंट नहीं है, वहां सब कुछ है। मैंने आप एक गूगल सर्च किया तो मुझे ये पता चल जाए, मुझे पता चला 10-8 वेबसाइट निकल के आ गई उसमें। मैं तो करूंगा गूगल सर्च? नहीं करूंगा। मैं अब चैट जीपीटी से क्यों पूछने लग गए हम लोग? चैट जीपीटी क्यों फेमस हो रहा है? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वहां मुझे टू द पॉइंट आंसर मिलेगा। ये है तो इसके लिए मैं क्या करूं, टू द पॉइंट आंसर आ जाए। मैं गूगल सर्च कर रहा हूं तो गूगल सर्च में मुझे 7-8 वेबसाइट मिल गई, अब मुझे पता नहीं है कौन सी वाली पे क्लिक करना है, मैं कंफ्यूज हो गया। तो हमें यह पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। पीवाईक्यू आपको ये डिसाइड करवाएंगे कि मुझे क्या करना है। तो पीवाईक्यू राइट, इसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि मैंने पीवाईक्यू तो कर लिए सर, अब मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दो भाई। मैं इसके 20 क्वेश्चन दे दो मुझको, मेरा अब ये चैप्टर डन हो गया, मुझे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी मॉड्यूल से हो सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अलग से पेपर दिया जा सकता है। तो लेकिन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत जरूरी है कि मेरा अब ये वाला पार्ट, ये तीनों चीजें आपकी डिसाइड करेंगी कि आपके कितना कॉन्फिडेंस है, और ये आपको एग्जीक्यूशन में अच्छा मैंने कर लिया, इस लेवल का कर लिया। ठीक है, इसके बाद अपन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कभी देखो, आप अपना जब मोबाइल देखोगे ना, आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आप कितना ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं। क्योंकि आप जब देखोगे ना स्क्रीन टाइम का, उसमें आता है ना ऑप्शन, स्क्रीन टाइम क्या है मेरा, मैं स्क्रीन टाइम देख लूं। जब आप स्क्रीन टाइम देखोगे तो आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आपका स्क्रीन टाइम 7-7 8-8 घंटे कब पहुंच गया। कि अगर आपका स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा पहुंच रहा है, मतलब आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आप सीरियस ही नहीं है। जिस दिन आपका टाइम स्क्रीन टाइम 1 घंटे, सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। होता क्या है कि मोबाइल साइड में रखा हुआ है, नोटिफिकेशन आएगा, फिर हम मोबाइल की तरफ चले जाएंगे। हम मोबाइल नहीं चला रहे, मोबाइल हमें चला रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन आया, दोस्त का कॉल आया, हम मोबाइल की तरफ चले गए। तो आपके लिए पिछली बार की मैं बात बता रहा हूं, यहीं पे बच्चा था, सिर्फ कीपैड था उसके पास, प्रॉपर यहां का फिजिक्स वाला, अपने कीपैड से काम किया उसने, कोई जरूरत नहीं है मोबाइल की उसको, कीपैड से काम कर रहा है। कोई भी वीडियो बार बार मत देखो, एक ही चीज को 5 बार देख रहे हो, आपका आईक्यू खराब हो रहा है। आप जो 1 बार में सीख सकते थे वो आप 5 बार में सीख रहे हो। आपने कभी अपने आईक्यू पे काम ही नहीं कर पा रहे हो। वीडियो मत देखो, कुछ नहीं रखा वीडियो देखने में, जो होगा वो क्वेश्चन सॉल्विंग से होगा। सारी सोशल मीडिया डिलीट कर दो बिल्कुल, क्योंकि जो लोग निकल गए, कॉलेज में पहुंच गए, वो आपको एंजाइटी देंगे कि अरे वो तो आगे निकल गया, उसने एक वीडियो डाल दी, उसके यहाँ पे फंक्शन हो रहा है कॉलेज में, कि अच्छा मैं भी कॉलेज में चला जाता, मैंने 1 साल बर्बाद कर दिया। आपने बर्बाद नहीं किया है, आपने एक्शन खुद के लिए लिया, राइट? तो अपने एक्शन को आप एग्जीक्यूट करो,
कोई भी चीज जो आपको लगती है इस बीच में आ रही है आपके में, उसको हटाओ। राइट? आपके कोई भी डाउट हो तो उनको ले लेते हैं एक बार। कोई बेटा क्वेश्चंस पूछना चाहे? हाँ, आप पूछो बेटा। सर मैं हर दिन पढ़ने का प्लान तो बनाता हूँ लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता। बिल्कुल इसलिए क्या कह रहा है कि मैं सर प्लान तो बनाता हूं लेकिन फॉलो नहीं हो पाता। तो काम प्लान से नहीं होगा बेटा। मैं जैसा बोल रहा था कि काम होगा आपकी हैबिट से। आप जितने भी प्लान बनाएंगे ना हम, वो एक टाइम के बाद फेल ही हो जाते हैं। कितने टाइम टेबल हम लोग बनाते हैं कि मैं आज 7 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा। हम प्लान बना रहे हैं, प्लान फेल हो जाएगा। रूटीन बनाओ अपना, हैबिट बनाओ कि भाई मैं 7 से 8 बैठता हूं। फिर प्लानिंग कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। मेरा ये टाइम है, मैं डेली उठ के 7 से 8 मुझे पढ़ना ही है, लेट्स सपोज। तो अब क्या करना है, अपने पास स्टिकी नोट्स रखो। मैं अब इस 1 घंटे में ये करूंगा। बात समझ में आ रही है आपको? मैं इस 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर लूंगा आराम से। आपके पास 1 घंटा है, अभी आपको 1 घंटा दिख रहा है। डेली आपके पास अगर 1 घंटा है, आप ये मत सोचो कि मैं आज के दिन में इतना कंप्लीट कर लूंगा, कभी पूरा नहीं होगा वो। क्योंकि जब तक दिन खत्म होगा तब तक आप भूल चुके होंगे क्या करना था। लेकिन आपको ये पता है कि मेरे पास 1 घंटा है, मैं 1 घंटा में तभी उठूंगा यहां से। आपके पास आधा घंटा भी है। आपको लग रहा है कि अच्छा खाना बनने में टाइम है अभी, तो आधा घंटा है, आपको खाना खाना है, तो आपके पास टाइम है अभी आधा घंटा। आप उसको वेस्ट मत करो। आप इस बोलो आधा घंटे में 4-5 क्वेश्चन कर लूंगा, वो 5 क्वेश्चन उठा लो। आधा घंटे में आपको लगता है मैं रिवाइज कर लूंगा, रिवाइज कर लो। बात समझ आ रही है? तो प्लान अगर आप बड़ा प्लान बनाओगे तो गड़बड़ होगी कि मैं इतने टाइम में कर लूं, ये कर लूं, नहीं हो पाएगा। छोटे छोटे प्लान्स बनाने हैं, छोटे छोटे प्लान्स बनाने। राइट? और कोई क्वेश्चन बेटा? हाँ, आप पूछो। सर नवंबर आ गया, अभी जेई क्रैक हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहा है कि सर ये तो बिल्कुल लास्ट आ गया सर। अब हम क्या करें सर, ये तो नवंबर आ गया है और हमारा एग्जाम तो जनवरी में है। डेट शीट भी एनटीए ने जारी कर दी है, तो अब तो अपने पास क्या ही है, नवंबर भी अपना आधा निकल ही गया है। 7-8 नवंबर तो आ ही गया, नवंबर, दिसंबर और राइट जनवरी। तो अब आपको क्या करना है? अब आपका एक ही प्लान होना चाहिए बेटा। जो आपको आ गया है, जो आपका सिलेबस हो गया है, जो आपको लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूं उस पर, उसको रिवाइज करो, टेस्ट देना शुरू करो। क्योंकि आपने एक बार क्वेश्चंस कर लिए, अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किए तो पहला काम है पीवाईक्यू उठाओ और उन सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू लगा डालो जो आपने कर लिए। दूसरी चीज, आप जल्दी से जल्दी टेस्ट पे शिफ्ट होने की कोशिश करो। मैं अपने बच्चों को एक ही चीज बोलता हूं बेटा, कि आपको क्या करना है, किसी तरह से जितनी जल्दी हो सके फुल लेंथ टेस्ट पे शिफ्ट होना है। जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे ना 10-15, तो आपके अंदर से सारा फियर खत्म हो जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैं जस्ट फुल लेंथ टेस्ट दे रहा हूं तो मेरा क्या वीक पॉइंट है, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जनवरी आपको टेस्ट के लिए देनी है पूरी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जनवरी में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, आपको एंजाइटी आएगी, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। दूसरी चीज, आपको क्या प्लान बनाना है? आपको प्लान बनाना है कि हाई स्कोरिंग क्या है। आपको क्या प्लान बनाना है? हाई स्कोरिंग क्या है। मैं 99 परसेंटाइल टच कर जाऊं पहले, तो मैं 99 प्लस की बाद में सोचूंगा, पहले मैं क्या कर लूं 99 परसेंटाइल। हटा दो 5 क्वेश्चन, आप तो बस अटेम्प्ट कितने का करो, 80 नंबर का हर सब्जेक्ट में। कि मैं अगर जेईई मेंस देने जा रहा हूं, 100 में से 5 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनमें मैं कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है किसी टॉपिक में, तो मैं क्यों उसमें टाइम वेस्ट करूंगा अपना अटेम्प्ट करने में। हटा दो उसको। आप अगर 80 के लिए तैयार हो तो 80 का अटेम्प्ट करो। इससे क्या फायदा मिलेगा? आपका टाइम बचेगा यार। कि आप जिसके लिए तैयार नहीं थे उसमें आप टाइम लगाते, उसको पढ़ने में टाइम लगाते, टाइम वेस्ट होता। आप अगर 80 के लिए तैयार हो तो 80 पे काम करो। तो पहला काम आपको यही करना है कि मैं पूरा अपना सिलेबस रिवाइज कर लूं किसी तरह से, जो जो मैंने कर लिया है, जो बचा हुआ है साथ ही साथ चल रहा है, वो अब बैकलॉग में नहीं चला जाए कि मैंने कर लिया अब बैकलॉग में चला जाए, ये वाला पार्ट ये छूट गया था। साथ ही साथ करते जाने हैं पीवाईक्यू, आपने साथ ही साथ कर लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। पीवाईक्यू, सर 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो, 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो, ये मेरा चैप्टर हो गया। मुझे एक साथ एक सेटिंग में बैठ के लगाने हैं। मैं 50 क्वेश्चन सर एक सेटिंग में बैठ के लगा सकता हूं इस चैप्टर। तो नवंबर से
जेई क्रैक हो सकता है अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी से काम करते हो, अगर आप इस पे काम करते हो जो आपको नहीं आता। समेटना सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक करके सब पढ़ लेते हैं एक एक चैप्टर। अब टाइम आ गया है समेटने का, सारे चैप्टर्स को इकट्ठा करने का। मैं एक साथ सारे चैप्टर्स के टेस्ट दे पाऊं। मैं अगर मेरा 11th हो गया तो क्या मैं 11th फुल लेंथ के लिए तैयार हूं? क्या मैं आज अगर मेरा 11th फुल लेंथ टेस्ट ले लिया जाए मैं दे दूंगा? मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा? मैं अगर आपसे कहूं तो एक अंदर से फियर आ रहा होगा, सर 11th अभी नहीं दे पाएंगे पूरा, मतलब हम अभी वो तैयार नहीं है, जो हो गया वो भी। तो आपको पहला काम क्या करना है कि मैं उसके लिए तैयार हो जाऊं जो मैंने कर लिया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटा? और गर्ल्स में कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो बेटा। बिल्कुल सही बात है कि हमें क्या होता है, ये जो गिल्ट फियर है उससे हम बहुत परेशान रहते हैं कि सर एक दिन वेस्ट हो गया, और हम एक दिन वेस्ट और कर देते हैं सोचने में कि एक दिन वेस्ट हो गया, क्योंकि अब एक दिन तो वेस्ट हो गया है। अब हम दूसरे दिन ये सोचेंगे कि एक दिन वेस्ट हो गया तो एक दिन उसमें चला जाएगा। तो हम पहली चीज तो बेटा हमें वेस्ट करना नहीं, हमारे लिए बाकी सब कुछ दुनिया की सारी चीजें सेकेंडरी हैं। पहली चीज ये है कि मैं जिस चीज के लिए एक साल मैंने ड्रॉप लिया था, मेरे लिए शायद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरी हेल्थ खराब हो जाती है, तो हमें उसके लिए गिल्ट नहीं करना है, हमको रीस्टार्ट करना है कि मैं कहां छूट गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं रीस्टार्ट करने के लिए मुझे पिछले की जरूरत पड़ेगी। सबसे बुरी बीमारी है बैकलॉग, अच्छे अच्छे बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना। अगर एक दिन छूट गया है तो आपको एक्शन प्लान बनाना है, बैठना है। आपका काम से पढ़ना नहीं है, आपको यह भी सोचना है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये प्लानिंग बनानी है। टाइम दो प्लानिंग पे। कई बार बच्चे प्लानिंग पे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, वो सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, तो बाद में उन्हें समझ में ही नहीं आता कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। कम से कम अपनी 15 मिनट दिन की इस चीज पे दो कि मैंने आज क्या किया। सोने से पहले डेली लिखो कि मैंने आज क्या किया। आपको खुद समझ में आएगा कि अच्छा आप इंप्रूव कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, मैंने क्या प्लान किया था, मुझे क्या करना। राइट? तो जब आप प्लानिंग से काम करोगे, जब आप ये सोच के काम करोगे अच्छा मुझे क्या करना है, और हैबिट बनाओ, हैबिट रहेगी तो दिन वेस्ट ही नहीं होगा। मेरी तो हैबिट है डेली 7 से 8 बैठने की। हो सकता है कि पूरा दिन मैं कुछ नहीं कर पाऊं, पूरा दिन कोई फैमिली से फंक्शन आ गया, ये आ गया वो आ गया, लेकिन अगर मेरी हैबिट है 7 से 8 सुबह पढ़ने की तो मैं उसको कवर कर जाऊंगा ना। तो इसीलिए अपनी हैबिट पे काम करो। जब हैबिट नहीं होगी तो अपने आप एंजाइटी आएगी। राइट? तो उस पर काम करना है। और कोई क्वेश्चन बेटा? हाँ बोलो। सर ड्रॉपर के लिए एनसीईआरटी भी करना जरूरी है या फिर सिर्फ पीवाईक्यू और कोचिंग मटेरियल डायरेक्ट उस पर फोकस करें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर एनसीईआरटी करना जरूरी है क्या। तो देखो सब्जेक्ट पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में हमें बहुत, क्योंकि केमिस्ट्री एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक नहीं है, वो नोट्स हैं। अगर आप अकेले बुक से पढ़ने की कोशिश करो तो हो सकता है फंस जाओ, वो तो नोट्स बने हुए हैं पहले से, और वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो हमें केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी हमें रिवाइज करनी है, एक एक लाइन रिवाइज करनी है, एक एक रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए, ऑर्गेनिक की एक एक रिएक्शन रटी होनी चाहिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बार बार रिपीट होती है, क्योंकि एनसीईआरटी से पिकअप क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट पिकअप क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी तो हमें करनी ही पड़ेगी। स्पेशली किसकी बात कर रहा हूं? केमिस्ट्री। फिजिक्स में थ्योरी पार्ट कई बार एनसीईआरटी से आ जाता है, एक लाइन पिकअप होके आ जाएगी। जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर है, अभी आप लोग करो तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर की एक लाइन पिकअप होके आ जाएगी। तो थ्योरी पार्ट पे जो क्वेश्चंस आते हैं असर्शन एंड रीजनिंग के, वो वाले पार्ट हमें कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से पिकअप मिलते हैं। तो हम बहुत डीप नहीं पढ़े, बट एटलीस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स की एक बार ऊपर से मार्किंग कर लें। आपने पढ़ी तो पहले से भी है, अब बस एक बार मार्किंग कर लो, अच्छा ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कहीं कोई लगता है कि इससे रीजनिंग एंड असर्शन का क्वेश्चन। तो पढ़ते टाइम पे अगर आप ये सोचोगे ना कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है, तो आपका पढ़ना बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। ये एग्जाम में आ सकता है। पूरा फोकस यही हो जाना है कि ये एग्जाम के लिए है या नहीं। राइट? तो अगर आप एक बार ये फोकस हो गए तो आपका काम हो जाएगा। राइट? और कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो। अच्छा, हर एक सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, लेकिन किसी में भी मास्टरी नहीं है। सब में ये लग रहा है कि यार मैं ये वाला तो कॉन्फिडेंस नहीं है।
तो मैं आपसे सबसे पहले यही बोलूंगा, मैं भले ही फिजिक्स का टीचर हूं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले केमिस्ट्री करनी है। तो हमें अपने सब्जेक्ट्स पे जो आपको अब ये फील क्यों आ रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट में मेरे को मास्टरी नहीं है, क्योंकि हमने कभी अपने वीक पॉइंट्स को देखा ही नहीं। तो इसके लिए वही मैंने जो बोला कि एक ही प्लान करना है अपने को, हमें ट्रैक करना है अपनी प्रोग्रेस को कि मुझे कौन से पॉइंट आते हैं, कौन सा पार्ट नहीं आता। जब मैं अपने वीक पॉइंट को लिखूंगा ना तो मुझे पता चल जाएगा, अच्छा कई चैप्टर तो हमें बस डाउट ही है कि ये नहीं आता, तो हमने एक बार लिखना शुरू किया तो पता चला ये तो आता है, ये तो हम कर लेंगे। तो आपको अपने जब जो वीक पॉइंट लग रहे हैं उन पे देखो, अपने आप आपको सब्जेक्ट पे मास्टरी हो जाएगी, मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे आपके। जो जो टॉपिक्स आते हैं पहले उनको टारगेट करो कि ये टॉपिक है, इन पे मुझे टारगेट करना है। वो टॉपिक आप टारगेट करोगे तो बहुत अच्छा होगा, राइट? और कोई क्वेश्चन? हाँ आप बोलो। सर 1 साल में जेईई एडवांस की तैयारी हो सकती है? तो देखो जैसा इसने बोला कि सर मैं मेंस तो ठीक है, लेकिन क्या ड्रॉपर एडवांस भी कर सकते हैं? और मैं आपको बता रहा हूं ड्रॉपर्स का रेशियो एडवांस में क्रैक करने वालों का भी बहुत होता है। कैसे होता है एडवांस की तैयारी? वो लोग क्या करना है आपको एडवांस के लिए, एक सिंपल सा काम बता रहा हूं। पहला काम यह होना चाहिए कि मैं ये वाला जो मेंस का पेपर है ना, इसमें अपनी सीट सिक्योर कर लूं, मेरे अंदर से फियर ही खत्म हो जाए कि मैं नेक्स्ट वाले के लिए, मैं नेक्स्ट वाला तो बस एग्जाम दे रहा हूं, मैंने अपनी सीट सिक्योर कर ली, मेरी 99 प्लस परसेंटाइल आ गया इस मेंस में। अब मेरे पास लगभग 4 महीने बचेंगे जेईई एडवांस के लिए। मैं उन 4 महीनों में मास्टरी करनी है मुझे वो सब्जेक्ट। तो अगर आप एडवांस करना चाहते हो, और मैं बोल रहा हूं हो जाएगी एडवांस, क्या करना है? हमें इस वाले मेंस को बहुत अच्छे से कर लेना है। जो जो चीजें हमें लगता है कि थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं उनको हमें मार्क करते चलना है, जिससे जब हम एडवांस की प्रिपरेशन करें 4 महीने में एडवांस हो जाता है। एडवांस में आपकी थिंकिंग प्रोसेस डिपेंड करती है, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ नए ऐड हो जाएंगे, बस क्या चेंज हो जाएगा कि आपको आप किसी क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हो, मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन रहेगा तो क्वेश्चन वही, आएगा तो उन्हीं टॉपिक्स में से सब कुछ। तो एडवांस कोई नई चीज नहीं है। अगर आपने मेंस बहुत अच्छे से कर लिया जनवरी वाला, तो आपके अंदर से एक फियर खत्म हो जाएगा। अब 4 महीने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लगाओगे, हार्ड लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जब आप 4 महीने लगाओगे ना, तो आपका अपने आप एडवांस में हो जाएगा, इसकी गारंटी। तो पहला काम यह है कि इस बार का मेंस खत्म करो अच्छे से, जनवरी वाले में 99 प्लस परसेंटाइल ले आओ। एक बार 99 प्लस परसेंटाइल आ गया, हमारे अंदर से वो फियर खत्म हो जाएगा मेंस वाला, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कर सकता हूं। तो उन 4 महीनों में अपनी इफिशियंसी का डबल कर दूंगा, मेरे अंदर अगर डिटर्मिनेशन। तो आपको क्या करना है, अगर एडवांस करना है तो ये प्लान रख लो पहले कि मैं सर इस बार का मेंस तो कर ही रहा हूं पक्का, सर 99 प्लस परसेंटाइल तो आ रहे हैं, राइट? तो बेटा इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे अपन, हम इस पे काम करके हमें रिजल्ट देना है। आप अपने एक्शन प्लान पे काम करो, न कि अपनी फियर्स पे। अपनी फियर्स को ओवरकम करो, बैठ जाओ करने के लिए। आप ये ध्यान रखो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो अभी आप लोग डिसाइड कर लो कि क्या करना है, आपके प्लान्स होने चाहिए, आपको बैठ के स्ट्रेटजी बनानी है, आपको उन पे काम करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।